अमृता प्रीतम भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवि थीं। पंजाबी और हिंदी साहित्य की वो एक प्रमुख हस्ती थीं। वो पहली महिला थीं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा सहित लगभग 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनका विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। आज सुनिए अमृता प्रीतम जी के उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक। ऑडियो फॉर्मेट में आवाज़ दी है मैंने, यानी सीमा से। प्रस्तुत है उपन्यास 13वां सूरज। फिक्रा जहन में बना रह गया और सामने खाली कागज़ की ओर देखती हुई कलम की स्याही खत्म हो गई। संजय की आंखों के आगे एक अंधेरा सा फैल गया। सिर्फ कानों में एक आवाज़ आने लगी, पता नहीं कहाँ से, ऐसे जैसे कोई धीरे धीरे किसी बर्तन में कुछ रगड़ रहा हो। फिर आंखें शायद अंधेरे से कुछ परिचित हो गईं। सामने एक झलक सी दिखाई देने लगी, एक हाथ की झलक जो अंधेरे में धीरे धीरे हिल रहा था। न जाने किसका हाथ है, पहचाना नहीं जाता। सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि उस हाथ पे एक लकड़ी सी है और उससे वो हाथ एक बर्तन में कुछ घोल रहा है। और संजय ने आंखें अंधेरे में गड़ा दी। लगा, हाँ, बर्तन हाथ से भी ज़्यादा अंधेरे में चमक रहा है, शायद इसलिए कि वो तांबे का है। और अचानक वो चौंक उठा। खुदाया, मेरे जहन में भी कुछ चमक रहा है, उस तांबे के बर्तन की तरह, एक बहुत पुरानी याद की तरह, और अंधेरों की तहों में कुछ हिल रहा है। उसे लगा कुछ याद आ रहा है, एक नुस्खा सा, काजल, एक सिरसाही। और वो सोचने लगा, सिरसाही, ये सिरसाही क्या है? याद आया, सिरसाही एक वज़न होता है, शायद 2 तोले। और उसे एक नुस्खा याद हो आया, काजल 2 तोले, बेल 2 तोले, कीकर का गोंद 4 तोले, एक रत्ती लाजवर्द, एक रत्ती सोना और विजय सार का पानी। और इन सबको तांबे के बर्तन में डालकर नीम की लकड़ी से 20 दिन तक हिलाते रहना। खुदाया, ये तो स्याही बनाने का नुस्खा था। और उसे लगा सामने अंधेरे में हिलने वाला हाथ शायद मेरा है। संजय कितनी ही देर तक निश्चल बैठा रहा, शायद ध्यानमग्न होकर। फिर उसने गहरी सांस ली। ये शायद मैं था जो कुछ लिखने के लिए स्याही बना रहा था। और फिर शायद मैं अचानक मर गया और मेरे हाथ की हसरत वहीं खड़ी रह गई। संजय के होंठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर खिंच गई, जैसे एक गुफा से गुजरते हुए गुफा के अंतिम भाग के पास रोशनी की एक लकीर खिंची हुई हो। वो हैरान सा सोचने लगा, आज मेरा मन कई सदियों को चीर कर ये क्या जगह थी जहाँ चला आया? शायद वहाँ जहाँ आदम की जात ने पहली बार अपने अक्षरों को अंकित करने के लिए स्याही बनाई थी। मन में कई सदियाँ ऊपर नीचे हो गईं, लेकिन संजय ने चेतन मन से सोच कर देखना चाहा। ये शायद जन्म जन्मांतर से हाथ में ली हुई कलम का कोई इशारा है, या सिर्फ मेरी खुदी से भरी हुई एक कल्पना कि जिस आदमी ने दुनिया में अपने हाथ से पहला अक्षर लिखा था वो मैं ही था। संजय खिलखिलाकर हंस उठा, जैसे एक अंधेरी गुफा से निकलकर वो बाहर खुली रोशनी में आ गया हो। और हंसते हंसते वो अपने आप से कहने लगा, संजय साहब, नया उपन्यास छपने से बड़ी शोहरत मिल गई है ना, वही सिर को चढ़ रही है। जनाब को लग रहा है जैसे दुनिया के आदि लेखक भी जनाब ही थे, कोई और नहीं। पर संजय के मन को शायद रोशनी का तर्क अच्छा नहीं लगा। वो फिर एक अंधेरी गुफा ढूंढने लगा, जहाँ वो अपने साथ कुछ देर अकेला बैठ सके। गुफा शायद कोई मुराद नहीं होती, वो मांगे से मिल जाती है। संजय के पैरों के नीचे से योजन गुजर गए और वो एक गुफा के द्वार के पास जलती हुई मशाल हाथ में लेकर गुफा में दाखिल हो गया। इस बार शायद उसका प्रयास कुछ चेतन मन का भी था। उसने सोचा, मशाल की रोशनी में मैं गुफा के भेद का पता लगाऊंगा। और वो गुफा की नीची छत को एक हाथ से टटोलता हुआ दूसरे हाथ में थमी हुई मशाल को ऊंचे करता हुआ गुफा की दीवारों की ओर देखने लगा। खुदाया, संजय ने मशाल की रोशनी में एक दीवार की ओर देखा तो देखता ही रह गया। ये मैं किसका सारथी बना हुआ हूँ? हूबहू मैं। ये किसका रथ चला रहा हूँ? कोई रथ में बैठा है, सिर के ऊपर सोने का छत्र, और मैं रथ चलाते हुए पीछे की ओर देखकर उससे बात कर रहा हूँ। सामने का दृश्य स्थिर था,
दीवार पर उत्कीर्ण, जैसे मंदिरों की दीवारों पर या पुस्तकों के पृष्ठों में इतिहास के दृश्य उभरे हुए या छापे हुए होते हैं। गुफा में कहीं से हवा नहीं आ रही थी, फिर भी संजय के हाथ में थमी हुई मशाल की लपट कांप उठी, शायद उसके अपनी ही सांस से, और वो अपलक दृष्टि से गुफा के उस चित्र के नीचे लिखे हुए बारीक अक्षरों को पढ़ने लगा। ये धृतराष्ट्र का रथ है। वो अपने मंत्री सारथी से युद्ध का हालचाल पूछ रहे हैं, और संजय, महापंडित संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र का सारा हाल देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय ने गुफा की दीवार पर यह लेख पढ़ा, पर पैर शायद कांप गए। वो लड़खड़ा कर वहीं गुफा के फर्श पर गिर पड़ा, और शायद उसके गिरने के कारण ही उसके हाथ से मशाल गिरकर बुझ गई। फिर न जाने कितना समय घुप अंधेरे की तरह बीत गया, और जब संजय को होश आया, वहाँ न कोई गुफा थी, न कोई चित्र, न मशाल। वो उसी तरह मेज़ पर कुहनियाँ टिकाए कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज़ पर लिखे हुए कुछ कागज़ थे, कुछ खाली, और एक अधलिखे कागज़ पर उसकी वो कलम पड़ी हुई थी जिसकी स्याही अभी खत्म हो गई थी। सायास वो कुर्सी से उठकर अपने कमरे की दीवारों को हाथ से छूकर देखने लगा कि ये भी कोई कल्पना है या हकीकत। और फिर संजय घड़े से पानी का गिलास भरकर पीते हुए अकेला खड़ा अपने आप पर हंसने लगा। सो जनाब संजय साहब, आप अपना काम ही नहीं, आप नाम भी इतिहास से जोड़ना चाहते हैं। व्यास का कोई चेला संजय अगर महापंडित था और उसे दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, तो क्या वही नाम रख लेने से वो सब कुछ आपको भी प्राप्त हो जाएगा? मन ने ही तर्क दिया, हो जाएगा प्रश्न नहीं है, ना है का प्रश्न है। पर वो कभी था, तब जब मैं धृतराष्ट्र का सारथी था। उसकी सूरत मैंने आज आंखों से देखी है। आज मेरी भी वही सूरत, वही शक्ल। पर संजय ने मन के आगे हार नहीं मानी। बोला, यार संजय, तुमने ये शक्ल सूरत उससे ली नहीं, उसे दी है। तुम्हारी कल्पना ने उसकी सूरत को देखा है, अपनी जैसी ही। अगर तुम ऐसा ना करते तो शताब्दियों से अपना रिश्ता कैसे जोड़ते? और संजय को फिर हंसी सी आ गई। हम लोग भी अजीब हैं, पहले स्वयं ही मनगढ़ंत कहानियाँ लिखते हैं, फिर स्वयं ही उन पर विश्वास करने लगते हैं। संजय ने दवा ढूंढकर कलम में स्याही भरी और मेज पर से आधे लिखे कागज़ को उठाकर पढ़ते हुए अधूरी कहानी के छोर को मन में खोजने लगा। फिर कुछ मिनट ही ध्यान में डूबने जैसी दशा में बीते थे कि कलम में ऐसी गति आ गई कि कहानी को अंत तक पहुंचाने से पहले कागज़ों पर से उसने सिर नहीं उठाया। एक संतोष की सी भावना के साथ संजय ने लिखे हुए कागज़ों को क्रमानुसार रखा, पर उसका अपने ऊपर एक भरोसा था कि एक अखबार की ओर से एक नई कहानी की मांग होने पर उसने कह दिया था कि वो 2 दिनों में कहानी भेज देगा, जब तक कि तब उसके पास कोई अप्रकाशित कहानी नहीं थी। और संजय ने वो नई लिखी कहानी पोस्ट करने के लिए जब लिफाफे पर पता लिखने के लिए अखबार वालों की चिट्ठी सामने रखी और उस पर नज़र पड़ी तो देखा लिखा था, कहानी के साथ अपनी तस्वीर अवश्य भेजिए। वो प्रेस को देने वाली तस्वीरें हमेशा मेज के छोटे खाने में अलग रख देता था, नहीं तो कभी ज़रूरत पड़ने पर कोई तस्वीर नहीं मिलती थी। इसलिए उसने इत्मीनान से वो खाना खोला, पर आज खाने में कोई तस्वीर नहीं थी। याद आया, पिछले दिनों उपन्यास प्रकाशित होने पर उसके कई इंटरव्यू छपे थे। सबने तस्वीरें ले ली थीं, छपने के बाद लौटाने का वादा करके, पर किसी भी अखबार ने तस्वीर नहीं लौटाई थी। और आज आवश्यकता पड़ने पर तस्वीर न मिलने के कारण संजय के मन में खींच सी आई, साथ ही थकान सी कि वो इस समय नेगेटिव लेकर किसी फोटोग्राफर की दुकान पर नहीं जा सकता। आज वो सिर्फ कहानी भेज सकता है, तस्वीर नहीं। कागज़ों को उसी तरह मेज पर रहने दिया और वो कुर्सी से उठकर दीवान पर लेट गया। अंगों में थकान का और एक सुख का साथ साथ अनुभव हुआ, और उसे ख्याल आया, किसी कवि ने एक कविता लिखी थी कि ईश्वर 6 दिन सृष्टि की रचना करके इतना थक गया कि 7वें दिन सब कुछ छोड़कर वो सो गया। और उसे लगा, हर बार कहानी या उपन्यास लिखने के बाद उसे ईश्वर की भांति थकान होती है, और वो अपने आप पर मुस्कुराया। आज मेरा 7वां दिन है, आज मैं कहानी पोस्ट करने भी नहीं जाऊंगा। पर सोने से पहले उसे सिगरेट की तलब हुई और एक गिलास बियर की भी। उसके पास कमरे में न बियर थी न सिगरेट। मन में खुदा को उल्हाना सा दिया,
यार, तुम्हें तो मेरी तरह स्वयं ही बाजार जाकर सिगरेट नहीं लाने पड़ते और न बियर खरीदने योग्य पैसे जुटाने पड़ते। पर ज़िंदगी की कमियों के मुकाबले में उसे खुशी ज़्यादा हुई कि वो खुदा को अपने स्तर पर लाकर उलाहना दे सकता है, और इस बात के गर्व से वो दीवान से उठ बैठा। पर जब उसने बियर और सिगरेटों के लायक पैसे जेब में डाले, मेज का छोटा खाना खोलकर अपनी तस्वीर का नेगेटिव भी निकाल लिया। अगर जाना ही है तो इसके 5-6 प्रिंट भी बनवा लूँगा। जाते समय वो गुसलखाने के छोटे शीशे के पास खड़े होकर बालों को हल्के हल्के ब्रश करने लगा तो नज़र शीशे में अटक गई। संजय यार, सच बताना, तलब सिगरेट या बियर की है या अखबार में अपनी तस्वीर छपी हुई देखने की? मन में हल्की सी टीस उठी। अपने आप को खुदा तो समझ लिया, पर शोहरत का छोटा सा मौका भी छोड़ा नहीं जाता। और उसने शीशे की ओर से आंखें परे कर लीं। जिस इमारत में संजय रहता था वो कितने ही छोटे छोटे घरों की इमारत थी, जिसकी सांझे की ड्योढ़ी में कई कई साइकिलों में मिली हुई उसकी साइकिल भी पड़ी रहती थी। उसने ड्योढ़ी से अपनी साइकिल ढूंढकर बाहर निकाली। बाज़ार बहुत दूर नहीं था। पहले नेगेटिव प्रिंट करने के लिए दिया, फिर सिगरेट का पैकेट खरीदा। पर जब बियर की दुकान पर गया तो पता लगा आज बुधवार है और बुधवार को ड्राई डे होता है। संजय के मन पर वही उलाहने का आलम छा गया। खुदा यार, अगर तुम्हारे भी हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे आ जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो फोटोग्राफर की दुकान की तरफ मुड़ा। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था जितना कि फोटोग्राफर ने कहा था, पर घर लौटना और फिर 20 मिनट बाद आना उसे बहुत कठिन लगा। पर उस छोटी सी दुकान की बेंच पर बैठ गया, एक सिगरेट जलाया और बेध्यान ही सामने के उस छोटे बंद कमरे की ओर देखने लगा जिसके अंदर वो दुकान वाला उसके नेगेटिव से तस्वीरें बना रहा था। बात पुरानी हुई। एक बार उसने अपने एक परिचित के डार्क रूम में जाकर फिल्म को धोने की और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की प्रक्रिया देखी थी। इस समय अपने आप ही वो आंखों के सामने आ गई। लगा अभी उसके सामने जो खाली सफ़ेद कागज़ था उस पर उसके नक्श उभर रहे हैं, पहले हल्के से, फिर देखते देखते गाढ़े होकर। पर अचानक उसकी आंखें सहम गईं। सामने कागज़ पर एक नहीं कई चेहरे उभर रहे थे, ना जाने किस किस के, अजीब और झुर्रियों से भरे हुए, केवल पुरुषों के नहीं स्त्रियों के भी। उसने घबरा कर आसपास देखा, पर सब और अंधेरा था। केवल एक उसी कोने में रोशनी थी जहाँ लकड़ी के कुछ चौखटे से थे और जहाँ ट्रेयों में कुछ तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई थीं। उसने एक ट्रे में हाथ डालकर एक उल्टी तस्वीर को सीधा किया। तस्वीर पर कई चेहरे हिल रहे थे और उसके देखते देखते बदल रहे थे। उसने पहचानने की कोशिश की, कुछ याद करने की, पर याद नहीं आया। केवल इतना लगा, कभी किसी की आंखें बिल्कुल उसकी अपनी आंखों की तरह लगती हैं, कभी किसी की नाक उसकी नाक जैसी लगती है, कभी किसी के होंठ। सो गए जनाब, ये लीजिए अपनी तस्वीरें। फोटोग्राफर ने शायद एक बार कहा या 2-3 बार, उसे ठीक पता नहीं, पर इस आवाज़ से वो जैसे नींद से जागा हो। उसने लिफाफा लेकर पहले जल्दी से एक तस्वीर देखी, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं। सबकी सब एक जैसी थीं और सब में एक ही चेहरा था, उसका अपना। उसने पैसे दिए, तस्वीरें लीं, पर वापस घर पहुंचकर एक तस्वीर को कहानी वाले लिफाफे में डालकर जब लिफाफा बंद करने लगा तो उसे हंसी सी आ गई। ये तस्वीर छपेगी तो तब भी सबको एक ही चेहरा दिखाई देगा, मेरा, श्री संजय कुमार का। और लिफाफे को बंद करके एक ओर रखते हुए संजय के मुंह से निकला, देखो यार फ्रायड, तुम्हारी थ्योरी पर मैंने कितना विश्वास किया है कि आज मेरे सामने मेरे नेगेटिव में से मेरे पिता के पिता के पिता का चेहरा भी निकल आया और मेरी माँ की माँ की माँ का भी। ये तुम क्या मुसीबत डाल गए हो लोगों के मन में कि उनका मैं कभी भी स्वतंत्र मैं नहीं बनता। पूरी वंशावली उस मैं के नक्शों से चलती है। और संजय ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकालकर फ्रायड की वो पंक्ति फिर पढ़ी जिस पर निशान लगाकर उसने उसे अलग सा किया हुआ था। कल्पना इंसान की बगावत का सबसे बड़ा माध्यम होती है। इसी की शक्ति से एक लेखक वो पात्र गढ़ता है जो बहादुर होता है, दूसरे पात्रों को कत्ल करता है और हम शब्द से मिलकर मैं बनता है। कत्ल का उत्तरदायित्व तो हम पर नहीं बांटता, मैं पर लेता है। और संजय ने किताब को बंद करके अलमारी में रखते हुए सोचा, मेरे पिता को सिर्फ 2 किताबें पढ़नी आती थीं, एक वो
जिसमें गुरु मंत्र लिखकर उसे एक साधु ने दी थी, और दूसरी वो बही जिसमें वो अपने कर्जदारों की रकमें लिखता था। यही 2 किताबें वो मुझसे विरसे में देना चाहता था, और मुझे इन्हीं 2 किताबों से नफ़रत थी। संजय ने एक सिगरेट सुलगाया और उसके मन की बात एक धुएं की तरह उसके होठों पर आ गई। मैं सिर्फ नई और बिल्कुल अपनी किताब लिखकर इन 2 किताबों को कत्ल कर सकता था, सो मैंने लिखी। मेरी यही बगावत थी, मैंने की। पर क्या विरसे को कत्ल करके भी अपने साथ उठाए रखना पड़ता है? अपने नाम पते में भी, जात मज़हब में भी, और अपने नैन नक्श में भी। सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए संजय को याद आया, एक बार वो हाथ में सिगरेट लिए जानबूझकर नहीं, अनजाने अपने पिता की उस मोगले जैसी कोठरी में चला गया था, जहाँ दिन में 2 बार सिर्फ उसका पिता जाया करता था और आले में रखी हुई पत्थर की मूर्ति के आगे धूप जलाया करता था, और पिता ने कसकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। फिर उसी दोपहर को जब आसपास कोई नहीं था, वो चोरी से उस कोठरी में गया था और उसने आले में रखी हुई पत्थर की मूर्ति के आगे से धूप उठाकर वहाँ जलती हुई सिगरेट रख दी थी। आज वर्षों बाद संजय को ये बात याद आई तो वो अकेला खड़ा हंसने लगा। कहने लगा, देखो यार फ्रायड, जब चाहे तुम उसका कुछ भी एनालिसिस करो। मैंने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी बगावत की थी, जितनी की उम्र के हिसाब से कर सकता था। और संजय के मुंह से निकला, यार नीचे, इस तुम्हारे सुपरमैन का क्या होगा, जिसे आज भी अपने चेहरे में अपने लकड़ दादाओं के मुंह उसके नक्श दिखाई देते हैं। साथ ही उसे हंसी भी आ गई। यार हिटलर, तुमने गड़बड़ कर दी, नीचे के सुपरमैन को बदनाम कर दिया, नहीं तो उसका तसव्वुर कुछ और ही होता। संजय को लगा हिटलर की ज़िंदगी पर कई किताबें लिखी गई हैं, जितने कंसंट्रेशन कैंप थे उनमें मरने वालों की गिनती भी लिखी गई है, पर हिटलर के सबसे बड़े कत्ल की घटना किसी ने नहीं लिखी। किसी ने नहीं जाना कि हिटलर पर नीचे के सुपरमैन को कत्ल करने का भी अभियोग था। हाथ में लिए हुए सिगरेट का आखिरी गर्म सिरा संजय की उंगली से छू गया तो वो चौंका। सिगरेट को राखदानी में रखा और एक नया सिगरेट जला लिया। अपनी इस अजीब तलब पर उसे हंसी आई। न पीऊँ तो मैं सारे दिन सिगरेट नहीं पीता, और अगर पीने लगूँ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर पता नहीं कितने सिगरेट एक ही बार में पी जाता हूँ। विचारों की तलब भी शायद सिगरेटों की तरह होती है। कई बार कितने ही दिन कुछ नहीं लिखा जाता, जैसे हर ख्याल से खाली हो गया हूँ। पर जब कभी एक सांस के साथ एक ख्याल आता है और दूसरी सांस के साथ दूसरा आ जाता है, तीसरी सांस के साथ तीसरा, और ख्याल भी सांसों की तरह आते जाते हैं, सांसों की तरह गर्म, ठंडे, खुश्क और अपनी ही जीभ से गीले से। नहीं, संजय ने अपने वाक्य को दुरुस्त किया। सिगरेट की आग से जली हुई सांस की तरह, विस्की के घूंट में भीगे हुई सांस की तरह। और संजय अपने एक ख्याल की भयानकता से कांप सा गया। नहीं, कत्ल के ताज़ा लहू में से उठती हुई गंध की तरह। कत्ल? किसका कत्ल? अपना या किसी और का? संजय का ख्याल फिर सुपरमैन की तरफ मुड़ा। साथ ही फ्रायड के कथन की ओर कि मनुष्य के इतिहास का आदि मनुष्य सुपरमैन था, जिसे सदियों बाद नीत्शे ने लिखा। वो दल का मुखिया था, गिरोह का सरदार, रेवड़ का रखवाला, कुटुंब का पिता, जो अपने पुत्रों को और अपने अधीन सबों को उनकी भूख के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार रोटी भी देता था, सेक्स भी, और उनकी मैं भी। यही सुपरमैन फिर गुरु भी बना, राजा भी। और साथ ही संजय को ख्याल आया, हिटलर उस सुपरमैन का पहला कातिल नहीं था। पहला कातिल एक कवि था जिसने अपनी मैं का सवाल अपने हाथ में ले लिया, या पहला कातिल किसी सुपरमैन का पुत्र था, किसी सुपरमैन का चेला, किसी सुपरमैन का सिपाही। संजय के मन में आदम के वंश की अजीब वंशावली उभरी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी नामों में आदम की जाति को बांटना सिर्फ एक हसीन कल्पना है। असल में हकीकत ये है कि आदम की जाति जिन 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, वे होते हैं कत्लवंशी और कातिलवंशी। जो हम श्रेणी के होते हैं, स्वयं की पहचान को खोकर जीने वाले, वे कत्लवंशी हैं, कत्ल हो चुके लोगों के वंश से। और जो मैं श्रेणी वाले होते हैं, वो सुपरमैन के पहले कातिल के वंश से हैं, कातिलवंशी। और संजय ने अपने ही ख्याल से घबराकर परे मेज पर पड़ी हुई अपनी कलम की ओर देखा। कलम यार,
ये बात कहीं लिख ना देना। वो सब जो अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समझते हैं, डंडे सोटे उठाकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हारा लेखक बेचारा श्री संजय कुमार अपना नाम लेखकों की गिनती में लिखाने की जगह शहीदों की गिनती में लिखा जाएगा। अचानक संजय का मन अपने से परे होकर एक नया मोड़ मुड़ गया। पता नहीं दुनिया में सबसे पहले शहीद बनने का शौक़ किसे हुआ था। शायद वो भी खोए हुए मैं की तलाश थी। और संजय इस बात को बड़े दार्शनिक ढंग से सोचने लगा। मैं की पहचान कर्म में से मिलती है, प्रतिकर्म में से नहीं। शहीद होने की लालसा आत्मघात की लालसा के समान होती है। कत्ल की रुचि का अंतर्मुखी हो जाना, जिसके लिए दलील होती नहीं, दलील खोजनी पड़ती है। कभी इंसान खुद को खोजता है, नहीं मिलती तो गढ़ लेता है, पर कभी इंसान को बनी बनाई और गढ़ी गढ़ाई दलील दे दी जाती है। उसकी आंखें बंद करके उसके हाथों में थमा दी जाती है और जिसके सहारे वो मौत का कफन अपने हाथों में अपने ऊपर तान लेता है। इस तरह जो एक इस खूनी घटना में से गुजर जाता है और उस एक की नामी मौत की चमक देकर चौंधिया जाते हैं और अच्छी खासी सांस लेती जिंदगी का सिर मौत की दरगाह पर रख देते हैं। ये पहचान वो साधारण मौत में से नहीं खोज सकते, सिर्फ नामी मौत में से खोज सकते हैं, यानी नाम में से नहीं, विशेषण में से। पता नहीं कितनी सदियां हो गई हैं आदम की जात को इस शहीद शब्द का विशेषण अपने साथ जोड़ते हुए। सचमुच अगर पूरे इतिहास को टटोल कर सब विशेषण इकट्ठे किए जाएं, यानी दुनिया में कितने कारीगर हुए, कितने साइंसदान, कितने कलाकार और कितने शहीद, सबसे ज़्यादा गिनती शहीदों की मिलेगी, यानी इस विशेषण के आशिकों की। विचार मग्न संजय का हाथ अचेतन ही उसकी मेज के खाने की ओर चला गया और खाने में से खत निकालकर उसने बाहर मेज पर रख दिया। संजय की नज़र खत पर पड़ी तो उसे अपने आप पर हंसी आ गई। यार संजय, तुम भी अजीब हो। तुम्हारा ख्याल कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पहुँच गया? बात तो इस खत की थी, खत लिखने वाली लड़की की, जो खामखा मोहब्बत की दरगाह पर शहीद होना चाहती है। संजय को अपनी याद में एक अजीब खालीपन का एहसास हुआ। क्या नाम है उसका? खत की बात याद रह गई, लेकिन खत लिखने वाली का नाम भूल गया और उसने खत खोलकर उसकी अंतिम पंक्ति की ओर देखा, जिसके नीचे उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, मेनका। संजय को हंसी आ गई। देख अप्सरा, मुझे तेरा नाम ही भूल गया। अगर मैं ऋषि भी होता तब भी तेरा नाम मुझे याद रहता। हमारा तो इतिहास भरा हुआ है कि किस अप्सरा ने कौन से ऋषि की समाधि भंग की। मैं तो शायद उनसे भी गया बीता हूँ। ये मेरा हठ अगर केवल तप होता तो भंग हो ही जाता। ये ना जाने क्या है जो मेनका की किसी बात पर भी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता तक नहीं। और संजय का ध्यान ऋषियों और अप्सराओं की प्राचीन कथा से हटकर फिर वहीं आ गया जहाँ कोई शहीद होने वाली आँखों से किसी की ओर देखता है। और संजय खत की ओर देखते हुए कहने लगा, यार मेनका, तुम अच्छी भली ब्याही हुई लड़की हो, पैसे और इज्जत से खेल रही हो, ये तुम्हें शहीद होने का क्या शौक़ चढ़ाया है? संजय ने खत को फिर उसी तरह मेज के खाने में रख दिया, लेकिन उसका चिंतन फिर दार्शनिक सा हो गया। सबसे अधिक लोग किस दरगाह पर शहीद होते हैं? किसके नाम पर? मोहब्बत के नाम पर? नहीं, शायद किसी वाद या वतन के नाम पर। नहीं, सबसे अधिक लोग मज़हब के नाम पर कत्ल होते हैं। संजय एनसाइक्लोपीडिया निकालकर मज़हब के नाम पर शहीद होने वालों की गिनती की कुछ जानकारी खोजने लगा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ख्याल आया शायद डाकिया होगा। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेनका खड़ी थी। अंदर आ जाऊं? हाँ। मुझे देखकर कुछ हैरान से हो? नहीं, मैंने समझा था शायद डाकिया है। हाँ, डाकिया ही तो है, पर वो डाकिया जो खत भी खुद लिखता है और फिर कुछ देने भी आ जाता है। कमरे में आकर मेनका ने हाथ का पर्स कुर्सी पर रख दिया और खुद दीवान पर बैठते हुए पूछने लगी, क्या कर रहे थे? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। संजय मुस्कुरा दिया। ज़हे किस्मत। मेनका हंस पड़ी, साथ ही पूछा, मेरा खत मिल गया था? हाँ। जवाब नहीं दिया? अब एनसाइक्लोपीडिया निकालकर जवाब ही ढूंढ रहा था। मेनका कुछ देर चुपचाप संजय की ओर देखती रही, फिर कहने लगी, जनाब, कहानियाँ भी एनसाइक्लोपीडिया में ही देखकर लिखते हैं? संजय हंस दिया। मैं ऐतिहासिक कहानियाँ नहीं लिखता, नहीं तो वो भी एनसाइक्लोपीडिया में से देखकर लिखनी पड़ती।
पर खत का कोई ऐतिहासिक जवाब देना था। अप्सरा जी, ऐतिहासिक खत का जवाब और किस तरह ढूंढता। मेनका के कटे हुए बालों का एक कुंडल उसके माथे पर झूमर की तरह पड़ा हुआ था। संजय ने वो कुंडल हाथ की एक उंगली से परे किया, पर फिर उंगली से वहाँ ही इधर को माथे पर ला कर हंसने लगा। क्या देख रहे थे? अप्सरा का रूप। फिर समाधि को कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, क्योंकि मैं ऋषि नहीं। यू आर ए वेरी क्रूएल पर्सन। नहीं, मैं नेपोलियन भी नहीं हूँ। क्या मतलब? हाँ सच यार मेनका, तुमने मुझे अपना नया नाम तो बताया नहीं। नया नाम मेरा? हाँ, मैं बताऊँ? क्या? मारिया। एक पल पहले मेनका का चेहरा कुछ उतर गया था। नए नाम से उसका ध्यान मिसेस चौधरी नाम की ओर चला गया था, जो बहुत दिन हुए उसके होठों के स्पर्श को स्वीकार करते हुए संजय ने कुछ समय बाद ही उसे उस नाम से बुलाया था। और मेनका का ख्याल था कि अब भी संजय व्यंग से उसी नाम को दोहराएगा, पर उसके मुंह से मारिया नाम सुनकर वो फिर कुछ खिल उठी और हंसकर कहने लगी, समझ गई, जनाब ने किसी कहानी में मेरा नाम मारिया लिखा है। नहीं हसीना, मैंने तुम पर कोई कहानी नहीं लिखी है। संजय का चेहरा और गंभीर हो गया। फिर जनाब ने मेरा ये नाम क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा, मेनका ने रखा है। शायद सोचा होगा कि अप्सरा बनने से कुछ नहीं होता, काउंटेस बनना चाहिए। समझ गई। सच? ये मानना पड़ेगा कि जनाब कयामत की नज़र रखते हैं। सचमुच नेपोलियन की पॉलिश महबूबा काउंटेस मारिया के बारे में पढ़ रही थी तो अपने आप को मारिया की तरह ही महसूस किया था। पर जनाब ने कैसे जाना? क्योंकि किताब में जगह जगह पर पेंसिल से लकीरें लगी हुई थीं। सो अगर मैं मान लूँ कि आज मैं मेनका से मारिया बनने आई हूँ तो फिर किसी नेपोलियन बोनापार्ट को ढूंढना पड़ेगा। इस मारिया के लिए संजय ही नेपोलियन है। मारिया का अंजाम जानती हूँ कि नेपोलियन उससे हुए अपने पुत्र को अपने तख्त का वारिस नहीं बना सकता था, और तख्त के वारिस के लिए उसे मारी लुइस चाहिए थी। पर जो भी मारी लुइस कभी आएगी आ जाए, मैं तो मारिया हूँ। पर यह गरीब संजय नेपोलियन नहीं है। नेपोलियन सिर्फ एक आक्रमणकारी नाम नहीं है, ना ताज तख्त के वारिस का। ये एक असाधारणता का नाम है, लेकिन असाधारणता को असली अर्थों में लौट कर साधारणता की ओर मुड़ना होता है, जो कोई भी नेपोलियन नहीं मुड़ सकता। क्या मतलब? साधारणता से अर्थ है दरिया के बहने जैसी साधारणता, जो जीत और हार के किनारों के पास से अविचल भाव से बहकर आगे चली जाती है। मेनका हंसकर दीवान पर से उठ बैठी और उसने अपनी बाहें संजय के गले में डालकर कहा, लेकिन दरिया से कोई भी जी भर पानी पी सकता है। दरिया को कोई आपत्ति नहीं होती। पीने वाले की प्यास पर कोई ऐतराज़ नहीं होता। संजय हंस दिया, पर चुपचाप अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मेनका के बालों से खेलता रहा। जनाब क्या सोच रहे हैं? कुछ देर बाद मेनका ने ही पूछा। यही कि हाउ टू सरेंडर टू जॉय। एक एक करके सारे हथियार हाथ से फेंक कर मेनका ने कहा, और हंसते हंसते संजय की कमीज के सारे बटन खोल दिए। एक एक कर उतरे हुए कपड़े जब फर्श पर बेकार हथियारों की तरह गिर पड़े तो संजय ने अपना बदन मेनका के हवाले कर दिया। पर मन में अजीब ख्याल आया, क्या बदन भी कपड़ों जैसा हथियार होता है जो शरीर से उतार कर परे सामने रखा जा सकता है? पर उसने मेनका से कुछ नहीं कहा। ख्याल दिल की नाड़ियों से चलते हुए लहू की तरह चलता रहा। खुशी की उम्र चाहे एक पल हो, मैं उसके हवाले होना चाहता हूँ, पर जो हवाले हुआ है वो सिर्फ हथियार है, मैं नहीं। ये शायद मेनका के जिस्म में से गुजरने वाला पल, या कि संजय मन की किसी गुफा से गुजर गया। वहाँ गुफा में काफका बैठा हुआ था और काफका की महबूबा लड़की मिलन। दोनों चेहरे बहुत पहचाने हुए थे। काफका का बीमार फेफड़े से कारण पीला और शांत चेहरा, और मिलन का अपनी छोटी उम्र की तपिश में किसी से किए हुए विवाह से दुखी और उदास चेहरा, और दोनों का एक दूसरे के चेहरे की रोशनी में जिंदगी के लिए तरसता और तड़पता हुआ चेहरा। संजय एकटक दोनों की ओर देखता रहा। फिर कानों में काफका की आवाज़ आई। वो मिलन से कह रहा था, तुम्हें प्यार करता हूँ मूर्ख लड़की, जिस तरह समुद्र अपनी छाती की तह में पड़े हुए पत्थर के टुकड़े को प्यार करता है अपने अंदर निगल कर, और ईश्वर करे मैं इसी तरह तुम्हारे समुद्र में पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा हो जाऊं।
काफका के शब्द संजय के कानों में पड़े तो कान उन शब्दों से भर गए, इतने कि किसी और की आवाज़ कानों में नहीं पड़ रही थी। बहुत देर बाद उसके कंधों को हिलाती और गर्दन के पास से सरकती हुई एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। जनाब सो गए हैं? संजय ने चौंक कर सामने देखा। न वहाँ काफका था न मिलन, वहाँ सिर्फ वो स्वयं था और सामने मेनका। होठों से गहरी सांस निकली। मेनका ने फर्श से उठाकर एक कपड़ा अपने अंगों के आगे किया और संजय की कमीज संजय को देते हुए हंसकर बोली, लो जनाब, अपने हथियार संभाल लो। संजय ने अपना बदन भी गिरे हुए हथियार की तरह दीवान से उठाया और हंस पड़ा। मेनका ब्लाउज़ के हुकों को बंद करते हुए संजय की ओर देखने लगी, फिर बोली, क्यों दरिया जी, किसी प्यासे ने एक घूंट पानी पी लिया तो आपका कुछ घट तो नहीं गया? संजय ने खुश्क से होठों पर जीभ फेरी और एक बात होठों पर आकर अटक गई। दरिया को भी प्यास लगती है, पर कोई भी ये बात दरिया से नहीं पूछता। मेनका ने साड़ी को अपने गिर्द लपेटते हुए दोनों बाहें संजय के गले में डाल दी। पूछा, आज का दिन कैसा लगा? आज का दिन? संजय के होंठ कुछ संकोच में पड़ गए, लेकिन फिर संकोच को पार कर गए। उसने कहा, आज का दिन तुम्हारे नाम, इन डिफेंस ऑफ मेनका। मेनका छोटे शीशे के आगे खड़े होकर बालों को संवारने लगी। बोली, मिस्टर चौधरी टूर पर जा रहे हैं, परसों मैं घर अकेली रहूँगी, वहाँ परसों रात। संजय हंसने लगा। क्यों? मेनका ने बस इतना ही कहा था कि संजय बोल उठा, परसों नहीं, इन डिफेंस ऑफ संजय। मेनका ने कुछ नहीं कहा। शायद सोचा कि परसों वो स्वयं आ जाएगी और संजय को आकर ले जाएगी। उस समय वो कुछ नहीं कहेगा, जिस तरह उसने आज कुछ नहीं कहा। चाय पियोगी? मेनका जाने को हुई तो संजय ने पूछा। चाय? पर यहाँ चाय कौन बनाएगा? स्टोव पड़ा हुआ है, मैं बना दूंगा। मेनका ने चाय नहीं पी, हंसकर चली गई। उसके जाने के बाद संजय ने स्टोव जलाया, चाय का प्याला बनाया और ठंडे से हुए होठों से एक गर्म घूंट भरते हुए कहने लगा, यार काफका, तुम जानते हो कि एक दरिया को जो प्यास लगती है वो दूसरे दरिया के लिए होती है। राहगीरों से मिलने से क्या होता है जब तक कि दरिया से दरिया ना मिले। मन की एक बहुत बड़ी लहर आई और संजय के पैर उस लहर से उखड़ गए। वो सारे का सारा मन के पानियों के हवाले हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर एक उसे बाहों से पकड़कर पानियों से बाहर निकालती हुई आवाज़ आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं मिलन हूँ, तुम्हारे काफका को प्यार करने वाली। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें जीना है तो काफका मत बनना। उसमें सब कुछ था, सिर्फ वो नहीं था जो जीने के लिए चाहिए। तुम नहीं जानते वो क्या होता है जो जीने के लिए चाहिए। एक ओट, एक सहारा। काहे का? किसी भी चीज़ का, चाहे कभी सिर्फ एक झूठ का ही हो, एक भुलावे का या उत्साह का या किसी विश्वास का, और चाहे वो सहारा सिर्फ निराशा का ही हो। हम सब लोग किसी न किसी सहारे पर जीते हैं, सिर्फ काफका का जिसने किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लिया था, इसलिए वो मर गया। वो सचमुच जी नहीं सकता था। तुम्हें जीना है तो तुम काफका नहीं हो सकते, मत होना। पूरे 2 दिन संजय ने मन की अजीब दशा देखी। दीवान पर लेटकर कभी एक किताब पढ़ता, कभी दूसरी, कभी तीसरी। इस तरह की किताबों की अलमारी में से एक एक करके सारी किताबें दीवान के इर्द गिर्द बैठ गईं। और तीसरे दिन शाम को जब मेनका आई, उसने मेनका से कमरे में आने के लिए नहीं कहा, वहीं दरवाजे के पास होकर कहा, नहीं जा सकूँगा। मेनका ने एक बार संजय की बाह पर हाथ रखते हुए हाथ का पूरा जादू कर देना चाहा। उसे खुद ही लगा जैसे उसने मांस की बाह पर नहीं, दीवार के एक टुकड़े पर हाथ रखा है और दीवार उसी तरह सख्त और अचल है। मेनका चली गई तो दीवान की ओर लौटते हुए संजय के मुंह से निकला, सॉरी मिलन, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। शायद कोई ओट, कोई सहारा मेरे लिए नहीं बना। और फिर वो हंस पड़ा, कहने लगा, यार संजय, तुम्हें भी सारी उम्र अपनी छाँव में बैठना है और अपनी धूप में खड़े होना है। अपनी इस तकदीर की झलक संजय के जहन में उभरी तो पल भर के लिए वो पत्थर की मूर्ति के समान हो गया। फिर हवा के एक झोंकी की तरह हंसते हुए कहने लगा, यार संजय, इस तरह पत्थर हो जाएगा तो तेरी पूजा करनी पड़ेगी। साथ ही एक धुआं सा उसके भीतर से उठा। जब कई वर्ष पहले उसने अपने पिता के कमरे में जाकर किसी देवता की मूर्ति के आगे धूप की जगह जलती हुई सिगरेट रख दी थी, कहने लगा,
संजय यार, अगर तुम पत्थर हो ही गए हो तो फिर तुम्हारी पूजा कर ही देता हूँ। और उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। संजय ने ड्योढ़ी में से साइकिल निकाल ली थी, लेकिन अभी बाहर तक नहीं आया था कि सामने से एसी मेहरा आता दिखाई दिया। पैडल पर रखने के लिए उठाया हुआ पैर संजय ने रोक लिया। मैं जनाब को खोजता हुआ आ रहा हूँ और जनाब किसे खोजने जा रहे हैं? मेहरा ने पास आकर कहा और साइकिल के हैंडल पर हाथ रख दिया। संजय मुस्कुरा दिया। रोटी खोजने जा रहा था ढाबे पर। चलो साइकिल रखो और कमरे में चलें। लेकिन खाना? मैं कमरे में 36 प्रकार का भोजन परोस दूंगा। मेहरा हंसने लगा। संजय ने मेहरा के खाली हाथों की ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मेहरा ने एक उंगली से संजय के माथे को छुआ, कहा, जनाब, दिमाग में जितनी भूख है सारी मिटा दूंगा। संजय हंस पड़ा। तुम आदमी हो या ढाबा? चलो पहले अपने कमरे में चलो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मेरे ढाबे में क्या क्या पकवान पके हुए हैं। संजय ने पीछे मुड़कर साइकिल को फिर ड्योढ़ी में रखा और अपने कमरे को खोलते हुए कहने लगा, आज तंदूरी रोटी की जगह ख्याली पुलाव खाने को होंगे। मेहरा ने कमरे में आकर दीवान पर बैठते हुए कहा, ख्याली पुलाव तो जनाब पकाते हैं नावल और कहानियों में। किसी लड़की को कभी हाथ लगा कर नहीं देखा और जनाब कहानियाँ लिखते हैं इश्क की। मेहरा के बैठने से या जब उसने होश में दीवान पर हाथ मारा था, दीवान पर से हल्की सी धूल उड़कर फिर दीवान पर गिर पड़ी। क्या हाल किया हुआ है कमरे का? अरे वो जो लड़का आता था आया नहीं है 2 दिन से, शायद बीमार है। कौन? वो मेहतर का लड़का? लेकिन तुम्हारी इमारत की मेहतरानी तो बाहर दरवाजे के पास अभी अभी झाड़ू दे रही है। संजय हंस दिया। लेकिन मेरे कमरे में सिर्फ उसका लड़का आ सकता है, वो नहीं। अच्छा उठो, मैं दीवान की चादर झाड़ दूँ। मेहरा जोर से हंसा। समझ गया, मेहतरानी ने जनाब की नज़र पहचान ली होगी, इसलिए डर गई होगी। नहीं, डरी हुई तो पहले से थी, उसे कोई मेहरा मिला होगा, इसलिए बेचारे संजय से भी डरने लगी। संजय ने कहा और सिगरेट का पैकेट मेहरा की ओर बढ़ाया। मेहरा ने एक सिगरेट सुलगा लिया, कहा, बस खाली होंठ ही फूकने हैं, सूखे हुए गले के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चाय बनाऊं? नहीं, आज चाय नहीं चलेगी, पर जश्न का इकरार चलेगा। अच्छा ये बताओ, साहित्य में कितने वाद होते हैं? वाद? यही रोमांचवाद, छायावाद, प्रगतिवाद आदि आदि। इंसाइक्लोपीडिया देखूं? नहीं, तुम्हारे इंसाइक्लोपीडिया का रौब नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? एक नया वाद चलेगा। यार, तुम्हारे लिए एक नया वाद चला देंगे। मेरे लिए? हाँ, मैं चलाऊँगा। संजय ने एक नज़र मेहरा की ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। ये तो पूछो, मैं कौन सा वाद चलाऊँगा? तुम कुछ भी चला सकते हो, सिर्फ ठहरा हुआ समय नहीं चला सकते। अगर ठहरे हुए समय को भी चला दूँ? हर घड़ी की सुई बाहें झटकारती हैं, पर समय नहीं चला सकती। फिलॉसफर साहब, ज़रा आसमान से नीचे उतरो, नीचे देखो मैं क्या चला रहा हूँ। मेहरा ने जेब से कागज़ निकाला और संजय के सामने रख दिया। देखा जनाब? हाँ वोटर साहब, देख लिया। ये अकादमी अवार्ड का फॉर्म है। हाँ देख लिया है। अगर मैं इस पर जनाब का नाम भर दूँ? बात तो वाद की थी, इसमें कौन सा वाद चलेगा? प्रबंधवाद। समझ गया। नहीं समझे, मैं अकेला अगर तुम्हारा नाम लिख भी दूँ तो कुछ नहीं बनेगा। फिर प्रबंधवाद चलाऊँगा, और जिन लोगों के पास ऐसे फार्म आए हैं उन पर भी तुम्हारा नाम लिखवाना पड़ेगा। पर ये प्रबंधवाद मेरे लिए क्यों? यार, तुम समझते क्यों नहीं? अगर मैंने भी कोई नॉवल शॉवल लिखा होता तो मैं अपने लिए चला सकता था। फिर प्रबंधवाद से पहले? तुम्हारा मतलब है नॉवल लिखूं? हाँ, प्रबंधवाद से पहले कलमवाद। वो अपने बस की बात नहीं है। अपने बस का तो प्रबंधवाद है। फिर उससे ठहरा हुआ समय चलने लगेगा। हाँ, रोटी पानी चलेगा तो समय चलेगा। रोटी तो आदम तब से खा रहा है जब से उसने गेहूं का पहला दाना मुंह से लगाया था। संजय साहब, फिलॉसफी छोड़ो, सीधी बात बताओ। अच्छा पूछो। कोई 1000 रुपया खर्च आएगा। किसका? मेरा? और क्या मेरा? 5000 तुम्हें मिलेंगे, मुझे नहीं। बस समझ लो 5वां हिस्सा। समझ गया। पर शोहरत सारी तुम्हें मिलेगी, हर अखबार में तुम्हारी तस्वीर। यार, फिर मेरा पोर्ट्रेट नहीं कोलाज छपना चाहिए।
चेहरे का एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा उसका जो दूसरा वोट देगा, और एक टुकड़ा उसका जो तीसरा वोट देगा। और मेहरा खिलखिलाकर हंसने लगा, बोला, यार तुम कमाल के आदमी हो। तुम्हारी तस्वीर छपेगी तो समझ लेना हम सब ने अपने चेहरे तुम्हें दान कर दिए, गुप्त दान। दान किस तरह? देखो कुल कितने वोट चाहिए? कम से कम 3, लेकिन अगर 4-5 हो जाए तो प्रबंधवाद पक्का। फिर पक्के की बात करो, कच्चे की क्यों करते हो? देखो कुल 5,000 है ना, अगर एक वोट का 1,000 गिन लें तो 5,000 में वोट पक्के। चलो हाथ मिलाओ, फिर तो पक्के से भी पक्का प्रबंधवाद। लेकिन यार फिर तुम्हारे हिस्से में एक पैसा नहीं आएगा। पैसे से चेहरे जो खरीद लूँगा, एक ही बात हो सकती है, या तो आदमी रोटी खरीदे या फिर चेहरे। कम से कम ये तो होगा कि चेहरे दान नहीं लेने पड़ेंगे। मेहरा को संजय का ये वाक्य अच्छा नहीं लगा, पर वो हंस दिया। चलो यार तुम्हारी अकड़ कायम रहे, इस तरह ही कह लो, पर ये तो देखो हमें आसमान में जाल डालकर हुमा पकड़ना है। हुमा? कहते हैं हुमा पक्षी जिसके सिर पर आकर बैठ जाता है वो बादशाह बन जाता है। हमें तुम्हारे लिए हुमा पकड़ कर लाना है। और मैं? शोहरत भी तो बादशाही होती है, तुम्हें मिल जाएगी, पर हुमा का क्या बनेगा? जाल में उसके 2-4 पंख तो टूट ही जाएंगे, फिर मैं उसके टूटे पंखों की ओर देखूंगा और वो मेरे मुंह की ओर, जो एक पोर्ट्रेट से एक कोलाज बन चुका होगा। मेहरा ने अपने हाथ का कागज़ तह करके जेब में रख लिया और दीवान से उठते हुए कहने लगा, अच्छा संजय कुमार जी, फिर अपनी पोर्ट्रेट बनाओ और कमरे में टांग लो। वो मेहतर का लड़का जब मेज़ और दीवान झाड़ा करेगा, तुम्हारी तस्वीर भी झाड़ दिया करेगा। संजय मुस्कुरा दिया, यार अतरचंद तुम भी नाराज़ ही हो गए। तस्वीर तो मैं खुद झाड़ लिया करूँगा, पर तुम देखने तो आया करोगे ना। मेहरा का चेहरा अतरचंद के नाम पर तमतमा गया। ये उसके बहुत थोड़े परिचितों को पता था कि वो जब से कुछ लिखने लिखाने की कोशिश कर रहा था, तब से उसे अपना नाम अतरचंद एकदम पसंद नहीं रहा था। इसलिए वो अतरचंद की जगह एसी लिखने लगा था। संजय ने अतरचंद के चेहरे की ओर देखा, कोई पल भर चुप रहा, फिर उसके चेहरे की तमतमाहट को मुस्कुराहट से झेलते हुए बोला, जब कोई बात झपटता हुआ दिखाई देता है तो छोटे छोटे पक्षी चिड़ियों और घुघियों जैसे उससे बचना चाहते हैं। जिस पक्षी को पहले दिखाई दे जाता है वो साथियों को सावधान करने के लिए कूकू करता है। यूँ तो ज़्यादा खतरा उसे ही होता है जो मुंह से आवाज़ निकालता है, पर वो ये भी सोच सकता है कि अगर वो चुप रहा तो ये खतरा उसे नहीं होगा, औरों को होगा, लेकिन वो औरों के लिए बोलता है। मैं सचमुच इसी तरह बोला हूँ। हवा में उड़ने वाले ये पैसे या शोहरत के बाज हमारे ऊपर झपटने के लिए होते हैं। मेहरा ने धीरे से मुस्कुराकर संजय की ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। संजय ने ही फिर कहा, और खतरे के समय दूसरे व्यक्ति को खतरे का सही पता देने के लिए कई बार चौंकाना भी पड़ता है। मैंने तुम्हें एसी की जगह इसीलिए अतरचंद कहा था, पर यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मेरे प्यार की झिड़की है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के कामों में अपने आप को ज़ाया करो। मेहरा का चेहरा खाली सा हो गया, पता नहीं अपने आप से खाली या संजय से खाली, और वो चुपचाप चला गया। कमरे में हल्की सी धूल अवश्य थी, पर अपनी जगह पर बैठी हुई। अचानक संजय को लगा वो धूल अपनी जगह से उठकर सारी हवा में फैल गई है। संजय के मुंह से धीरे से निकला, यार संजय, आसमान में एक ऐसी धूल उड़ रही है जो उड़ता हुआ बाज भी सबको हुमा दिखाई देता है, और सब उसे पकड़कर अपने अपने सिर पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो दूसरे के सिर पर बिठाने का सौदा कर रहे हैं। दोपहर तप रही थी जब मेहतर के लड़के ने संजय के दरवाजे को खटखटाया और कहा, आपके गांव से कोई आदमी आया है जी, बेचारा 1 घंटे से परेशान हो रहा है जी, आपको पूछता हुआ। मेरे गांव से? संजय को हैरानी सी हुई, मन में अपने सारे खानदान का नक्शा घूम गया, पर दूर पास का कोई रिश्ते में भी ऐसा व्यक्ति याद नहीं आया जो आज वर्षों बाद उसे ढूंढता हुआ आ सकता हो। मैं जी उसे 1 घंटे से देख रहा था, गेट के अंदर आकर कभी किसी से पूछता था, कभी किसी से, फिर बाहर सड़क पर चला जाता था, पर फिर लौट कर आ जाता था। फिर मैंने ही उससे पूछा, आप किसका घर ढूंढ रहे हैं? फिर बोला, जो किताब लिखते हैं। सो मैंने उसे झट से बता दिया। देखो जी, उसने कईयों से पूछा, पर किसी को भी पता नहीं कि आप किताब लिखते हैं। मुझसे उसने पूछा ही नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही बता देता। संजय को हंसी आ गई।
लगा सारी इमारत में शायद यही मेहतर का लड़का है जिसे उसका भेद मालूम है। हंसकर बोला, सो मेरे एकमात्र बायोग्राफर, जाओ उसे अंदर बुला लाओ। मेहतर के लड़के की समझ में आधा वाक्य नहीं आया, पर आधा समझ में आ गया, इसलिए बाहर जाकर वो गांव से आने वाले को अंदर बुला लाया। सचमुच किसी गांव से आया हुआ कोई आदमी था। शरीर पर खद्दर का कुर्ता पाजामा जो दिन भर की धूप और धूल से अटा हुआ था, शर्मिंदा सा उसके शरीर से सटा हुआ था। उसके पाँवों की लाल मैली जूती में भी एक विनम्रता थी और वो सकचा के कमरे की दरी की ओर देख रही थी। आप हो ना संजय कुमार, जिन्होंने वो किताब लिखी है? आगंतुक ने पूछा। जी हाँ, बस जी मेरा जी करता था आपको देखने को। संजय ने आगंतुक से बैठने को कहा, पर अपने किसी पाठक का ये रूप उसने कल्पित नहीं किया था, इसलिए पूछा, आपको पसंद आई? मुझे खुशी है, पर आपको कठिन नहीं लगी? संजय को अपना वाक्य अच्छा नहीं लगा कि उसे किसी की समझ पर सवाल करने का अधिकार किसी भी तरह नहीं था। लेकिन सुनने वाले ने हंसकर कहा, नहीं जी, मैंने तो औरों को भी पढ़कर सुनाई है, हमने कोई 10 आदमियों ने पढ़ी है जी। पर एक बात ज़रूर है जी, ये शोरगुल में पढ़ने वाली किताब नहीं है। इसे तो आदमी अकेले में बैठकर पढ़े, और वो भी मन चित्त लगा के, और बीच में कोई उसे बुलाए चलाए भी नहीं। संजय को ये मन चित्त लगाकर पढ़ने वाली सीधी सादी भाषा में कही गई बात बहुत अच्छी लगी, और उसने आगंतुक को पहली बार आदर से देखा। मुझे जी शहर आना था अफ्रीका का टिकट बनवाने के लिए। आप अफ्रीका जा रहे हैं? हमारे ताऊ जी वहाँ रहते हैं जी। एक मौका निकल आया जाने का, बहन का ब्याह है वहाँ ताऊ जी की लड़की का। कहते हैं लड़के आ जा, 2-4 महीने ये दुनिया भी देख जा। संजय को उस आदमी की सादगी भली सी लग रही थी। कुछ कहने के बजाय वो उसी की बात ध्यान से सुनता रहा। वो कह रहा था, सो मैंने किताब पर प्रकाशक का पता देखकर उसे खत लिखा था और आपका पता मालूम कर लिया था। आप गांव में क्या करते हैं? बस जी जून भुगतते हैं। संजय कुछ हैरान हुआ, पर उसने दिलचस्पी से पूछा, वहाँ कुछ ज़मीन होगी? खेती बाड़ी करना भी बढ़िया काम होता है। वो तो जी ठीक है, पैसे टके बहुत हैं गुजारे लायक, पर सच पूछें तो हम जून काट रहे हैं। हम 2-4 आदमी हैं, कुछ सुलगन है जिनमें चोरी छिपे शहरों का चक्कर लगा लेते हैं। कोई अच्छी किताब मिल जाती है तो वो भी चोरी छिपे ले आते हैं। संजय को उसकी सुलगन वाले आदमियों की बात छू गई, लेकिन शहर जाकर और कुछ करने की जगह चोरी छिपे किताबें खरीदने वाली बात अजीब लगी। पूछा, क्या किताबें पढ़ने और ख़रीदने के लिए भी चोरी की ज़रूरत होती है? वो हंस दिया। अब शायद वो संजय से बातें करते करते सहज हो गया था। अब उसमें पहले का सा संकोच नहीं था। कहने लगा, हम एक ख़ास फ़िरके के लोग हैं जी, एक धार्मिक वर्ग के। हमारे गुरु की गद्दी पर आजकल जो गुरुजी हैं, उनका बस ये आदेश है कि जो धार्मिक पुस्तकें वो हमें पढ़ने के लिए दें, हम बस उन्हें ही पढ़ें। वो हमें और कोई किताब नहीं पढ़ने देते। सोचते होंगे अगर इन लोगों को अक्ल आ गई तो फिर हमारा आदेश कौन मानेगा? संजय ने एक आश्चर्य से उस गांव से आए हुए व्यक्ति की ओर देखा। लगा फ्रायड की शिक्षा और समाज वाले विश्लेषण को कभी किसी ने इतने सरल और सीधे शब्दों में नहीं कहा होगा। क्यों जी, मैं गलत कहता हूँ? उसी ने पूछा। शायद इसके लिए संजय चुप था। नहीं, मैं सोच रहा था अगर आप इस तरह सोचते हैं तो उस संप्रदाय को छोड़ क्यों नहीं देते? हम बाप दादा के समय से संप्रदाय में हैं जी। बात यह है जी कि संप्रदाय का जो पहला गुरु था वो तो सच्चा क्रांतिकारी था। उस समय जो उसके साथी थे वे भी धर्म कर्म वाले थे। उन्होंने तो अंग्रेजी शासन से लड़ाई भी लड़ी थी। बाद में कोई गुरु नहीं रहा जी, बस गद्दी रह गई, और गद्दियाँ आप जानते ही हैं कैसे चलती है। संजय ने सुराही से पानी का गिलास भरा, सामने रखा और पूछा, कुछ और पिएंगे? कुछ ठंडा या चाय? लो जी, किससे ख्याल था कि आपके हाथ का पानी भी कभी पिएंगे। आपने जी किताब में वे बातें लिखी हैं जिनसे अंदर आग सुलग उठती है। संजय को अजीब सा एहसास हुआ कि आज एक पाठक ने कड़ी धूप झेलकर एक लेखक को नहीं पाया, आज एक लेखक ने वर्षों के बाद एक पाठक पाया है। मुझे तो बताया नहीं जाता जी, बस यही जी करता है कि एक बार आपको आँखों से देखा हूँ। मैंने शायद आपको हर्ज ही किया हो काम का, पर आपकी मेहरबानी, आपने आए हुए आदमी से 5 मिनट बातें कर ली। नहीं बैठिए, मैं खाली हूँ, संजय ने कहा और पूछा, पर ये बताइए
अगर आपका अपने संप्रदाय में विश्वास नहीं है तो फिर आपको मजबूरी किस बात की है? मजबूरी एक ही होती है जी, रोटी की। पर आपके पास अपनी ज़मीन है, अपने खेत, फिर मेहनत आपकी अपनी। ज़मीन भी अपनी जी, शरीर भी अपना, पर ये सुसरी ज़िंदगी ही अपनी नहीं होती। आज थोड़ा सा पता लग जाए कि ये आदमी गुरु के इनकारी होने से फिर रहा है, रात से पहले उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा और अगले दिन उसके हथकड़ियाँ। पर ये कैसे हो सकता है? कानून तो मज़हब के अधिकार में नहीं होता, पैसे के अधिकार में सब कुछ होता है जी। गुरुजी अपने इलाके के थानेदार भी अपनी मर्जी का रखवाते हैं। संजय को लगा उसने एक नई वास्तविकता की भयानकता देखी है। वो बता रहा था, और जी, जो ऊपर अफसर होता है, लोगों के सामने तो गुरुजी के हाथ वो जोड़ता है, लेकिन लोगों से चोरी गुरुजी जाकर उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। अफसर का क्या जाता है जी, वो तो खाली हाथ ही जोड़ता है, पर गुरुजी तो रुपयों की थैली वाला हाथ जोड़ते हैं। सच? कैसा अनर्थ है जी। वो जो पहला गुरु था वो तो हुकूमतों से लड़ता था, और ये जो गद्दी पर है ये हुकूमतों के तलवे चाटते हैं। संजय की ज़िंदगी में पहला दिन था कि एक पाठक के मन का सेंक उठकर उसके एक लेखक के अंतर्मन को व्याकुल कर गया। वो पूछने लगा, ये सब कुछ जानकर भी आपके भीतर विद्रोह नहीं उठता? यहाँ से उठता है जी, छाती में से आग की लपट की तरह, पर गले में आकर अटक जाता है। गले में से रोटी का ग्रास भी तो निकलना होता है। संजय चुप रह गया। आगंतुक ने जेब से एक छोटी सी कॉपी निकाली और संजय के सामने रखकर बोला, मुझे अपनी एक निशानी दे दीजिए जी, यहाँ अपने हाथ से अपना नाम लिख दीजिए। संजय ने मेज पर से कलम उठाया, चुपचाप उसकी कॉपी पर अपना नाम लिख दिया। लेकिन उसके मन में आया कि जैसे आज उसने एक विद्रोह की छाती पर चुप के हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगंतुक चला गया, लेकिन संजय कितनी ही देर चुप बैठा रहा। एक बार ख्याल आया, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, ना उसका ना उसके गांव का। फिर लगा, जिस गांव से मैंने सोचने की चिंगारी पाई है वो भी जरूर उसी गांव का होगा, तभी तो इस तरह सोचता है और तड़पता है। और साथ ही मेहतर के लड़के की कही हुई बात याद आई, आपके गांव से जी कोई आदमी आया है। और संजय को लगा कि उस मेहतर के लड़के ने आज इल्हाम जैसी बात की थी। मन में एक टीस उतर गई, यार संजय, पाठकों की कॉपियों पर तुम्हारे हस्ताक्षर क्या अर्थ रखते हैं? विद्रोह तो गलों में घुटा हुआ है, वहाँ केवल रोटी के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये ढलते जाड़ों के बाद के पतझड़ के दिन थे। संजय की मिल्कियत केवल एक कमरा था, लेकिन उस कमरे की खिड़की वर्ष के सभी मौसमों की ओर खुलती थी। खिड़की के ठीक सामने नीम के 5 पेड़ थे, नीम के पत्तों का छोटा सा जंगल, और खिड़की जैसे सीधे जंगल की छाती में खुलती थी, ऋतुओं की छाती में। पत्ते झड़ते, नई कोपले बनकर फिर उगते, उन पर बौर आता, निबोलियाँ पड़ती, उनकी टहनियों पर कभी तोते बैठते, कभी गिलहरियाँ घूमती, और संजय कितनी कितनी देर खिड़की में खड़े होकर पीछे नहीं मुड़ सकता था। पतझड़ के दिनों में पत्ते झड़ के उसके कमरे में आते रहते थे, मेज के कागज़ों पर अक्षरों की भांति गिरते रहते थे, और वो कितनी कितनी देर खड़े होकर हरे पीले अक्षरों की भाषा पढ़ता रहता था। यही पतझड़ के दिनों की शाम थी कि एक तेज झोंके के साथ बाहों में भर लेने जितने पत्ते कमरे में आ गिरे। संजय को सवेरे वाले मेहतर के लड़के के चेहरे का ध्यान आया। साहब, ये खिड़की बंद कर दिया करो, सारा कमरा कूड़े से भर जाता है। और इस समय भी संजय को सवेरे की तरह हंसी आ गई। यार ममतू, अगर मैं ख्यालों की खिड़की बंद कर दूं तो कमरे में कागज़ों का कूड़ा भी नहीं रहेगा। अंधेरा गहरा होता गया। सड़क की बत्ती की लौ नीम के पेड़ों में से छनकर आ रही थी, पत्तों में जलती बुझती सी दिखाई देती हुई। इसलिए संजय ने कमरे की बत्ती बंद कर दी। अचानक कमरे में खड़का सुनाई दिया, पत्ते के जंगल की दिशा से नहीं, इमारत की मनुष्यों की बस्ती वाली दिशा से। संजय ने कुछ हिचकिचा कर दरवाज़ा खोला। बाहर सीढ़ियों की मध्यम सी रोशनी में एक लगभग 16 बरस की लड़की परछाई के समान खड़ी हुई थी। आकार सा दिखाई दिया, लेकिन पहचान नहीं सका। संजय को लगा जैसे दरवाजे की एक खटखट इस लड़की से गलती से हो गई होगी, लेकिन लड़की इस गलती को पहचान कर पीछे नहीं हुई, झिझकते हुए कदमों से आगे कमरे की ओर बढ़ी। मैं अंदर आ जाऊं? लड़की ने पूछा। तो संजय ने कमरे की बुझाई हुई बत्ती को जलाया, लड़की की ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। सिर्फ ख्याल आया,
आगे की खिड़की से केवल पतझड़ का एहसास हुआ है, पर इस दरवाजे से जैसे खुद पतझड़ की ऋतु कमरे में आ गई है। लेकिन ये बात लड़की से कहने की नहीं थी, इसलिए संजय ने केवल इतना कहा, मैंने पहचाना नहीं। लड़की के शरीर पर मटमैले से कपड़े थे, पर उसके चेहरे से अधिक मटमैले नहीं। वो छोटे छोटे फूल वाली छीट की सलवार कमीज़ पहने हुए थी, पर कपड़े के उड़े हुए रंग से अधिक उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ लगता था। 16 वर्ष की चढ़ती जवानी में भी जवानी के ढलने का सा एहसास देता था। मेरा नाम कमला है। लड़की के पतले उजड़े चेहरे पर केवल एक चीज़ थी, उसकी आँखों की पलकें, जो दूसरे नक्शों की तरह उजड़ी हुई नहीं थीं। शायद वहाँ उसकी आयु के 16वें वर्ष का वास था। उसने आंखें झपककर सामने सीधे संजय की ओर देखा, कहा, पिछली तरफ जो छोटे कमरे हैं, मेरी माँ वहाँ रहती है। संजय को हल्का सा आश्चर्य हुआ कि लड़की ने पिछले सर्वेंट्स क्वार्टर्स को सीधे सर्वेंट क्वार्टर्स कहने की जगह छोटे कमरे कहकर काम चला लिया है। आप 2 बार वहाँ आकर मेरी माँ को बुखार की दवाई दे गए थे। ये बड़ी छोटी सी बात थी, संजय को याद नहीं आई। उसने कई बार माली की, चौकीदार की और बाहर ले किराएदारों में से कईयों की कोठरी में जाकर समय कुसमय किसी को दवाई या चाय जैसी छोटी मोटी मदद दी थी। सो अब भी उसी का अनुमान से पूछा, माँ बीमार है? नहीं, वो आज मौसी के घर गई है। मुझे जाते समय चाबी दे गई थी, पर चाबी कहीं खो गई है। सो कमरा बंद है, पहले क्यों नहीं बताया? अब इतनी रात गए? पीछे घास में गिरी थी, मैं कितनी ही देर तक उसे ढूंढती रही। अब ताला तोड़ना है? लड़की ने न ना की न हाँ की, पलकों का सारा बोझ आंखों पर डाल दिया। चौकीदार से कहना था, वो ताला खुलवा देता या तोड़ देता। नहीं, माँ गुस्से होंगी। फिर मैं रात को यहाँ सो जाऊँ? लड़की ने दोनों भारी पलकें आंखों से उठाकर संजय की ओर देखा और काली स्याह आंखों की चमक के साथ कहा, सवेरे चाबी ढूंढ लूँगी, वही घास पे कहीं पड़ी होगी। संजय को एक क्षण के लिए लगा, ये बड़ी साधारण सी बात है, एक इंसान से एक इंसान की मांगी हुई छोटी सी मदद। लेकिन दूसरे क्षण ये साधारण सी बात साधारण नहीं लगी। कहा, यहाँ मेरे कमरे में? वहाँ चौकीदार से कहना चाहिए था। मेरा मतलब है चौकीदार की औरत से। उन लोगों से मुझे डर लगता है। लड़की ने फिर अपनी पलकों का बोझ आंखों पर डाल लिया, शायद इस बार अपनी बात का भी। संजय ने अपने कमरे की चारों दीवारों की ओर देखा, फिर उस खिड़की की ओर जो जंगल की ओर खुलती थी, और उस दरवाजे की ओर जो शहर की ओर खुलता था। शहर जो रात को भी कभी पूरी तरह नहीं सोता। उसके किसी कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, किसी कोने से किसी पत्नी की चूड़ियों की खनक आती है, किसी और कोने से किसी बूढ़े के खखाड़ने की। संजय ने ज़ोर से हंसना चाहा, कहना चाहा, यार संजय, इस शहर और जंगल के बीच जो तेरी 14 फुट इंटू 14 फुट की मढ़ैया है, देखो वो भय रहित है, और कहीं कोई भी जगह एक जवान और अकेली लड़की को सुरक्षा नहीं दे सकी। लेकिन संजय ने केवल इतना कहा, तुम कहाँ सोओगी? कमरे में दीवान एक ही था, पर फर्श पर हरे रंग की दरी घास की तरह बिछी हुई थी, नीम के पत्तों के छिड़काव वाली। यहाँ एक तरफ को सो जाऊंगी, लड़की ने कहा, और परली दीवार के पास को होकर थोड़ी दूरी पर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करना था। संजय ने बंद कर दिया, लेकिन कमरे की बत्ती को बंद करते समय हाथ रुक गया। बत्ती जली रहने दूं, अंधेरे में तुम्हें डर लगेगा। लड़की ने खिड़की की ओर देखा, जिसमें से बाहर सड़क की बत्ती की मध्यम सी रोशनी दिखाई देती थी। कहा, नहीं, बुझा दीजिए। संजय ने अलमारी से एक चादर निकाली, लड़की को दी, फिर कमरे की बत्ती बुझाकर कितनी ही देर खिड़की में खड़ा रहा। लड़की चादर को खोलकर कंधों तक लपेटकर दीवार से सटकर गुच्छा सी होकर पड़ गई। झड़ते हुए पत्तों को मुंह और छाती पर लेते हुए संजय ने एक रोमांचक कल्पना करनी चाहिए कि एक लड़की सारे शहर से अपनी जवानी को बचाते हुए एक नीम के पेड़ पर चढ़ गई, और फिर टहनियों को थामते हुए एक टहनी से लटक कर खुली हुई खिड़की में से गुजर कर उसके कमरे में आ गई। पर ऐसी कोई कल्पना संजय के मन में टिकी नहीं। उसने कमरे में अंधेरे में मेज, कुर्सी, अलमारी, दीवान जैसी चीज़ों को गोलाइयों और लंबाइयों में टूटते हुए आकारों की ओर देखा।
फिर फर्श पर छोटे छोटे और जीवित चीज़ों की तरह हिलते हुए नीम के पत्तों की ओर, और फिर परली दीवार के पास गुच्छा सी सोई हुई उस लड़की की ओर। लड़की के ऊपर लिपटी हुई सफ़ेद चादर अंधेरे में अधमैली सी दिखाई दे रही थी, ऐसे जैसे नीम के पेड़ से उतरकर एक बड़ी सी गिलहरी उसके कमरे के अंदर आ गई हो। संजय को अपनी एक गिलहरी वाली कल्पना अच्छी लगी, पर साथ ही खिड़की की ओर से नहीं, दरवाजे की ओर से भय का एक खड़का हुआ। सवेरे इसे चौकीदार या कोई और मेरे कमरे में जाते हुए देखेगा तो क्या सोचेगा। पर एक निमिष बाद संजय को हंसी आ गई। यार संजय, तुम कब से लोगों के विचार स्तर पर उतर कर देखने लगे हो? लोगों का ख्याल संजय ने मन से झटक दिया, पर उड़ती हुई मक्खी की तरह एक नया सवाल उसके मन पर आ बैठा। कल इसकी माँ आकर क्या कहेगी, वो ना जाने क्या सोचेगी। शायद मुझसे ये भी कहेगी कि लड़की तो डरी हुई थी, पागल थी, पर तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था। संजय के 14 फुट इंटू 14 फुट वाले भय रहित कमरे में एक नए भय का पत्ता झड़ आया, न जाने मन की किस टहनी से। कमरे में नीम के पत्तों की हल्की सी सरसराहट थी, पर इन नए पत्तों का अलग और अधिक आवाज़ वाला खड़का संजय के कानों में आने लगा। लड़की निश्चल दीवार से सटी, दीवार का ही हिस्सा सा बनी हुई सोई पड़ी थी। संजय को अपना आप लड़की से भी छोटा और नगण्य लगा, एक साधारण लड़की से भी अधिक साधारण, और वो अपनी आँखों में बेआराम सा होते हुए दीवान पर जाकर लेट गया। कुछ देर सो नहीं सका। नींद कब आई संजय को पता नहीं, वो कितनी देर सोया उसे ये भी पता नहीं। सिर्फ ये पता है कि कोई उसकी बाँह पकड़कर बार बार जगा रहा था और वो जाग नहीं पा रहा था। चौंक कर नींद खुल गई। देखा, दीवान के पास वही लड़की खड़ी जगा रही है। संजय ने अंधेरे में टटोलकर दीवान के सिरहाने की ओर लगा हुआ बिजली का स्विच ढूंढा, बत्ती जलाई और कुछ घबरा कर उस लड़की की ओर देखा। लड़की चुपचाप दीवार के पास खड़ी हुई थी। संजय ने अंधेरे में टटोलकर दीवान के सिरहाने की ओर लगा हुआ बिजली का स्विच ढूंढा, बत्ती जलाई और कुछ घबरा कर उस लड़की की ओर देखा। लड़की चुपचाप दीवार के पास खड़ी हुई थी। संजय ने घड़ी देखी, रात के 4 बजे थे। घड़ी की लंबी सुई की तरह संजय के माथे पर त्योरी पड़ गई। कहा, अब क्या हुआ है तुम्हें, सोती क्यों नहीं? मुझे डर लगता है। त्योरी जैसे माथे में लिखी गई। संजय का जी चाहा अभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर लड़की को चौकीदार के हवाले कर दे, कहे कि उसके कमरे का ताला तोड़कर लड़की को उसके कमरे में पहुंचा दो, वहाँ जहाँ उसे डर नहीं लगता। लगा वो इस समय कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो एक भयानक शहर जाग पड़ेगा। सो एक गुस्से से लड़की की ओर देखता हुआ बोला, फिर मैं बत्ती जलाकर तुम्हारी चौकीदारी करता हूँ, तुम सो जाओ। लड़की ने कहा, कुछ नहीं। वहीं कांपती हुई दीवान के पास दरी पर बैठ गई। संजय ने सटपटा कर कहा, क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्या बताया था? लड़की ने अपना सिर दीवान के सहारे टिका दिया और धीरे से कहा, कमला। पर कमला देवी जी, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? संजय की त्योरी माथे से उतरकर उसके होंठों पर आ गई, पर देखा लड़की सुबुक सुबुक कर रो रही है। कोई और समय होता तो संजय का मन पिघल जाता, लेकिन वो उसी तरह कठोर सा उसकी अपनी छाती से टकराता रहा। फिर बताओ देवी जी, मैं क्या करूं? लड़की ने दीवान पर अपनी बाँह बढ़ाकर संजय के हाथ को छुआ। कहा, कुछ नहीं। उसकी ओर देखा भी नहीं। संजय उसके हाथ को झटक कर परे कर देना चाहता था, लेकिन उसने कुछ सोचा और हाथ को उसी तरह रहने दिया। कहा, कमला मेरी तरफ देखो। कमला ने देखा नहीं, गर्दन को कंधों में और गुच्छा कर लिया। कमला, संजय ने आदेश के स्वर में कहा। लड़की शायद डर गई। उसने सिर को ऊपर उठाकर संजय की ओर देखा। तुम्हें सचमुच डर लग रहा है? लड़की ने नहीं में सिर हिला दिया। फिर तुमने मुझे आधी रात को क्यों जगाया? लड़की पतझड़ के पत्ते की तरह काँप उठी। फिर उसका सिर दीवान के सिरे पर इस तरह गिर गया जैसे काँपता हुआ पत्ता पेड़ से गिर पड़ा हो। पत्ते के समान पीली आवाज़ में बोली, माँ ने कहा था। संजय की त्योरी उसके माथे पर से उतर कर उसके होंठों पर आ गई थी। अब होंठों पर से भी उतर कर उसकी छाती में उतर गई। ना जाने वो मन की त्योरी से दूर कहाँ तक देख रहा था। रात मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हारी माँ ने कहा था? संजय ने सीधा सवाल लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। चाबी खो जाने की बात भी उसी ने सिखाई थी? लड़की ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। संजय अब मन की त्योरी से लड़की को नहीं देख रहा था।
उससे परे उसकी माँ की ओर, या शायद उससे भी परे उसकी किसी मजबूरी की ओर देख रहा था। अचानक पूछ बैठा, तुम्हारा बाप नहीं है? नहीं। भाई? नहीं। माँ गुजारे के लिए क्या करती है? लोगों के कपड़े सीती है। गुजारे के लिए पैसे नहीं कमा सकती? लड़की कुछ देर चुप रही, पर शायद संजय की उपस्थिति में ये चुप आसान नहीं थी। बोली, मशीन किस्तों पर ली है, वो जितने पैसे कमाती है आधे किस्त में चले जाते हैं। संजय कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, जैसे आज उसने तुम्हें रात यहाँ भेजा है, पहले भी कहीं भेजती रही है? नहीं, कभी नहीं। वो रोज़ कहती थी, मैं आती नहीं थी। रात उसने ज़बरदस्ती। संजय को लगा लड़की झूठ नहीं बोल रही है। पूछा, तुम्हारी माँ का क्या ख्याल था कि इस तरह से मैं तुम्हें सवेरे कुछ पैसे दूंगा? नहीं। फिर? लड़की ने जवाब नहीं दिया, फिर रोने लगी। लड़की का हाथ कब का संजय के हाथ से परे हो गया था। इस समय संजय ने ही हाथ आगे बढ़ाया, लड़की के कंधे पर रखा। कहा, फिर अगर तुम्हें इस तरह पैसे नहीं लेने थे तो क्या करने आई थी? माँ कहती थी। लड़की ने मुश्किल से इतना कहा, फिर सुबह कर रोने लगी। तुम स्कूल में पढ़ती हो? लड़की ने नहीं में सिर हिला दिया। तुम्हारा पढ़ने को जी नहीं चाहता? माँ ने स्कूल से उठा लिया था, लड़की ने कहा, और उसकी रुलाई कुछ थम गई। बोली, माँ मुझसे कपड़े सीने के लिए कहती है, पर कपड़े सीने में मेरा जी नहीं लगता। स्कूल में पढ़ने को जी करता है? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। अगर मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस दे दिया करूँ तो तुम पढ़ोगी? लड़की के चेहरे पर एक गहरा सा रंग फिर गया। कहने लगी, ज़रूर पढ़ूंगी। अच्छा ये बताओ, माँ ने क्या सोचकर तुम्हें रात को यहाँ भेजा था? लड़की शर्मा गई। ये शर्म एक कुंवारी लड़की की स्वाभाविक शर्म थी। फिर सिर नीचा करके कहा, वो मेरा ब्याह करना चाहती है। संजय ने इस बात के परिणाम को यहाँ तक नहीं सोचा था, इसलिए उसकी त्योरी उसके सारे शरीर में फैल गई। आप फिक्र न करें, लड़की में अचानक एक बल आ गया था और वो दीवान के पास गुच्छे सी होकर बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई थी। संजय ने केवल उसकी ओर देखा, कहा कुछ नहीं। लड़की ने कहा, माँ सवेरे ही आएगी, कहती थी पहले कमरे की तरफ आऊँगी, वहाँ ताला लगा देखकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँगी, और फिर जब तुम मेरे कमरे में पाई जाओगी वो लोगों के सामने मुझे जलील करेगी। संजय ने बाकी बात स्वयं कह दी। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कहा, मैं अभी जाकर कमरे में सो जाती हूँ। फिर वो कुछ नहीं कर सकती। संजय ने पहली बार लड़की के भले से मुंह की ओर देखा। पूछा, तुम्हें इस समय वहाँ अकेले डर नहीं लगेगा? नहीं, मैं कई बार अकेली रहती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारी माँ पहले भी बाहर जाती रही है? कभी कभी। कहाँ? पता नहीं। संजय ने आगे कुछ पूछने की जगह कहा, इस वक्त बाहर चौकीदार होगा, वो तुम्हें जाते हुए देख लेगा, वो तुमसे पूछेगा। नहीं देखेगा, वो सिर्फ गेट पर नहीं रहता, बाहर सड़क पर जाकर भी खड़ा होता है, बाईं तरफ के खंडहरों तक भी जाता है। संजय को लड़की की इस बात पर कुछ हैरानी हुई। सचमुच इस इमारत के दाहिने हाथ की ओर कितनी ही इमारतें थीं, पर बाईं ओर केवल नीम के पेड़ थे और पत्थरों की किसी पुरानी इमारत के खंडहर, और इमारत का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए हुए खंडहर तक भी निगाह रखता था। मशीन की कितनी किश्तें बाकी हैं? अचानक संजय ने पूछा। पता नहीं, 6-7 होंगी, पर अगर मैं भी सिलाई का काम करूं तो झट उतर जाएंगी। संजय ने देखा, इस समय रात के 4 बजे वाली लड़की रात के 11 बजे वाली लड़की नहीं थी। पूछा, पर तुम तो सिलाई का काम नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो? दोनों करूँगी, पढ़ाई का एक स्कूल शाम को भी लगता है। अचानक संजय का मन पिघल गया। उसने उठकर अलमारी खोलकर बटुए में पड़ा हुआ एक 100 का नोट निकाला और लड़की के आगे करते हुए कहने लगा, देखो, इससे मशीन की किश्तें एक ही बार में दी जा सकेंगी, फिर तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए पैसे बच जाया करेंगे। लड़की ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, शायद कुछ सोचती रही, फिर कहने लगी, नहीं, माँ को अगर 100 रुपये इस तरह मिल गए तो थोड़े दिन बाद वो फिर रात को मुझे किसी के घर भेज देगी। संजय ने पहली बार हैरान होकर लड़की के चेहरे की ओर देखा। लड़की ने प्रणाम करने की तरह हाथ जोड़े, कहा, कमरे की बत्ती बंद कर दीजिए, खिड़की से देख लूँगी। जिस समय चौकीदार खंडहरों की तरफ जाएगा मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी। और घास में गिरी हुई चाबी कैसे मिलेगी? संजय को हल्की सी हंसी आ गई। वो तो मैंने खुद एक पत्थर के पीछे रखी है। लड़की अब सहज हो गई थी, अपनी आयु से भी बड़ी लग रही थी।
संजय ने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की के पास जाकर बाहर सड़क की ओर देखने लगा। सुनो, तुम मेरी एक बात मानोगी? संजय ने दूर से गेट के पास खड़े हुए चौकीदार की ओर देखा और पीछे कमरे के अंधेरे में खड़ी हुई लड़की की ओर मुड़कर कहा, मानूंगी। लड़की ने निशंक सा उत्तर दिया। फिर कभी इस तरह रात को किसी के घर मत जाना। नहीं जाऊंगी। अगर माँ ने ज़बरदस्ती भेजा? मैं नहीं जाऊंगी। संजय ने फिर कुछ सोचा, कहा, सवेरे माँ से क्या कहोगी? कुछ नहीं, यही कि मैं नहीं गई। वो गुस्से में होगी, हुआ करे। संजय ने और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहा, फीस के लिए और कुछ किताबों के लिए कुछ पैसे? लड़की ने बात काटते हुए कहा, अभी नहीं, किसी दिन के वक्त आकर ले जाऊंगी। थोड़े से छोटा सा शब्द था, पर यह लड़की पर हो रहे विश्वास को संजय के मन में बढ़ा गया। उसने फिर खिड़की से बाहर देखा। चौकीदार की लालटेन खंडहरों को जाने वाली सड़क पर थी। संजय ने खिड़की से पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर जाकर कमरे की कुंडी धीरे से खोल दी। वो लड़की कमरे के अंधेरे का एक टुकड़ा सी बाहर निकल गई। लड़की के अपने कमरे तक ठीक तरह पहुंच जाने का अनुमान अब वो लड़की से नहीं लगा सकता था, पर चौकीदार की स्वाभाविकता से लगा सकता था। इसलिए संजय जाकर खिड़की में खड़ा हो गया। चौकीदार की लालटेन खंडहरों की ओर जाने वाली सड़क पर कितनी ही देर तक हिलती डुलती दिखाई देती रही। फिर कोई पल भर के लिए ओझल सी हुई और फिर वो सड़क पर मुड़ती हुई दिखाई देने लगी। गेट की ओर भी संजय कितनी ही देर तक देखता रहा। लालटेन वहाँ आकर ठहर गई। चौकीदार के स्टूल के पास बैठकर जैसे ऊँघने लगी। इमारत के अंदर की तरफ की दीवार पर बिजली की रोशनी थी। संजय ने चौकीदार को एक बार साधारण दृष्टि से अंदर इमारत की दीवार की ओर देखते हुए देखा और फिर देखा कि चौकीदार वहाँ स्टूल पर बैठकर बाहर की सड़क की ओर देखते हुए बीड़ी सुलगाने लगा है। विश्वास के अनुमान से विश्वास की पुष्टि तक समय फैल गया तो संजय खिड़की के पास से हटकर दीवान पर बैठ गया। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए एक सिगरेट जलाकर पीने लगा। सिगरेट के न जाने कौन से कश में से बीती रात का एक पहला पहर उभर आया, जिस समय धीरे से खड़का करके वो लड़की आई थी। ख्याल आया, उस लड़की को देखकर उससे पहला एहसास ये हुआ था कि दरवाजे में से सचमुच पतझड़ की ऋतु कमरे में आई थे। इस समय वो एहसास नहीं था, इसलिए संजय के मुंह से निकला, यार संजय, आज तक तुमने पेड़ों का पतझड़ ही देखा था। आज देखा है जब इंसान के मन पर पतझड़ आता है उसके पत्ते कैसे झड़ते हैं। आज की घटना पिघलकर संजय के मन में बहने लगी। किसी माता पिता के मन में पतझड़ आ जाए तो देखो, 16 वर्ष के कोमल पत्ते भी हवाओं के हवाले हो जाते हैं। आज की घटना से विचलित हुए संजय ने एक माँ के चेहरे की कठोरता से देखना चाहा, लेकिन आंखों में कठोरता नहीं आई। केवल कल्पित चेहरे की बदनसीबी आंखों के सामने आ गई, जिसे जवान होती बेटी की चिंता ऐसे भयानक विचार तक ले गई थी। यार संजय के पास कुछ पूछने और बताने वाला केवल संजय था, इसलिए बोला, यार तुम ही बताओ, गुनहगार गरीब होता है या उसकी गरीबी? अगर गरीबी गुनहगार होती है तो उसकी सज़ा समाज और राजनीति की व्यवस्था को होनी चाहिए, लेकिन सज़ा इंसान को होती है। इंसान को क्यों? क्या गरीबी का गुनाह उसने किया है? सवेरा होने वाला था जब संजय को लगा कि उसे नींद आ रही है और लगा शायद ख्यालों का कोई सवेरा नहीं होता। हाथ से कलम मेज पर रखकर संजय कुर्सी से इस तरह उठा जैसे बोधि वृक्ष के नीचे से उठा हो। आंखों में एक चमक पर मुख शांत, अंगों में एक थकन पर नस नस में एक लचक। उसकी कई महीनों की तपस्या पूरी हो गई थी। उपन्यास खत्म हो गया था। कमरे में जैसे एक संजय नहीं, दो संजय हों, एक रक्त मांस का बना हुआ और दूसरा कागजों के ढेर में अक्षरों का बना हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे में धड़कते हुए उस परी कथा के सच के समान जिसमें परी के प्राण तोते में रहते हैं। संजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तोता जंगल में था, वृक्ष की धरोहर, और इसीलिए वो परी किसी के मारे नहीं मरती थी। जब तक तोता जीवित था वो मर नहीं सकती थी। और संजय ने मेज पर पड़े हुए कागज़ों के ढेर की ओर देखा। यार संजय, तुम्हें मरना हो तो इन कागज़ों को उठाकर फाड़ दो। अगर ये साबुत रहेंगे तो तुम मर नहीं सकोगे। हाथ अलमारी की ओर बढ़े, पर अलमारी को खोलकर उसे याद नहीं आया कि उसने अलमारी क्यों खोली है।
वो कितनी देर खुली अलमारी के सामने खड़ा रहा। फिर हैंगर में टंगी हुई कमीज के पास पड़ी हुई विस्की की बोतल दिखाई दी। उठाकर उसे देखा। कुछ गिनती की बूंदें विस्की की उसमें पड़ी हुई थीं। संजय ने कोई आधा गिलास पानी बोतल में डालकर हिलाया और फिर पानी को गिलास में डालते हुए गिलास को हाथ में उठाकर दीवान पर आधा सा लेट गया। लिखे हुए कागज़ उसी तरह मेज पर पड़े हुए थे, पर उन कागज़ों के अक्षरों ने मिलकर संजय के इर्द गिर्द एक लंबी सुरंग बना दी। सुरंग में कई पत्थर थे और संजय के हाथों में छेनी थी, जिससे वो पत्थरों पर लंबी गोल ढलवा लकीरें बना रहा था। अचानक संजय के हाथों में वो पत्थर बहुत नरम हो गए। देखा, हाथों में एक चाकू सा था, जिससे वो चमड़े पर कुछ लंबी गोल और ढलवा लकीरें बना रहा था। कानों में अचानक पत्तों की खड़खड़ हुई। उसने नज़र उठाकर एक पेड़ की ओर देखा और फिर पत्तों को हथेली से सहलाते हुए वो लंबी गोल और ढलवा लकीरें बनाने लगा। फिर शायद कोई पत्ता गिरकर उसके पैरों के नीचे आ गया। फिर उसके पैर में पत्ते की डंडी चुभी और साथ ही उसके बाएं गाल पर किसी ने हाथ मारा। संजय के घबराए हुए मुंह से निकला माँ, और उसने चौंक कर चारों ओर देखा। न कोई सुरंग थी, न पत्थर, न चमड़ा, न पत्ते। सामने वही उसका छोटा सा कमरा था, जिसके दीवान पर वो अधलेटा सा ना जाने क्या सोचते सोचते कहाँ पहुँच गया था। पर अभी अर्ध चेतना सी में कहा शब्द माँ वही हवा में ठहरा हुआ था। संजय ने पूरी चेतना से जाना कि अभी ये शब्द उसके अपने होठों से निकला था। सुरंग की छेनी, चाकू और सरकंडे की कलम इस समय कमरे में नहीं थी, लेकिन संजय को ये सब चीज़ें कोई एक घड़ी पहले की बात की तरह याद थीं। और पैर से पत्ते की चुभती हुई डंडी याद आया। इसी तरह उसने एक कागज़ पर पैर रख दिया था तो माँ ने उसकी एक चपत लगाई थी। माँ ने कहा था, तूने अक्षरों का अपमान किया है। तब वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अपमान शब्द का अर्थ उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन ये समझ में आया था कि अगर फिर अक्षरों पर पैर पड़ गया तो माँ मारेंगी। संजय हंस दिया था। यार संजय, आज तुम उपन्यास लिखकर कागज़ों को संभाल कर रखते हुए पीछे कौन सी शताब्दी में पहुंच गए, वहाँ जहाँ कभी तुम जैसे किसी व्यक्ति ने ये अक्षर पत्थरों पर लिखे थे, फिर शायद चमड़े पर लिखे थे और फिर शायद भोजपत्र पर। तब तक कागज़ नहीं बना था। और साथ ही संजय को आश्चर्य हुआ। कहाँ तो शताब्दियों पुराना समय और कहाँ आज से मुश्किल से 20 बरस पहले की बात, जब माँ ने उसके चपत लगाई थी। दोनों समय उसके मन में किस तरह इकट्ठे हो गए। संजय ने गिलास के बाकी रहे घूंट को एक ही बार में पी लिया और एक सिगरेट सुलगाकर कमरे में बेचैन सा घूमने लगा। अचानक आंखें भर आईं। माँ, तुम अगर जीवित होती तो आज तुमसे पूछता, जब कई शताब्दियाँ पहले मैं भोजपत्रों पर लिखा करता था, तुम तब भी मेरी माँ थी क्या? तब भी किसी भोजपत्र पर लिखे हुए अक्षरों पर मैंने पैर रखा था और तुमने तब भी मेरे चपत लगाई थी? मुझे तुम कितनी शताब्दियों से अक्षरों का सम्मान करना सिखा रही हो। आज बहुत वर्षों के बाद संजय को माँ की मृत्यु पर इस तरह रोना आया, जैसा शायद मृत्यु के समय भी नहीं आया था। जलते हुए सिगरेट का आखिरी टुकड़ा संजय की उंगली से छू गया तो उसने सिगरेट को राखदानी में बुझा दिया। अपना ध्यान किसी और तरफ करना चाहा। सवेरे का अखबार उसी तरह रखा हुआ था, सो वही उठाकर पढ़ने लगा। पहले पृष्ठ पर एक मोटा सा शीर्षक था, एक राजनीतिक नेता के भाषण का, जिसमें उसने लोगों से ईमानदार और नैतिक जीवन जीने की अपील की थी। जोर से हंसते हुए संजय के हाथों से अखबार छूट गया। याद आया, लोहे के कारखाने वाले केशव ने एक लाइसेंस के लिए अपने हाथ से इसी नेता को 2 लाख रुपए दिए थे। मुंह से निकला, यार नेताजी, जिन अक्षरों से रिश्वत लेते हो उन अक्षरों से सदाचार की बात तो ना किया करो यार, अक्षरों का मान तो रखा करो। और संजय का चेहरा किसी मौत के गम जैसा हो गया। लगा सचमुच माँ जैसी कोई चीज़ है जो दुनिया में मर रही है, वो जो शताब्दियों से अक्षरों का मान करना सिखाया करती थी। लगा मेरी माँ का वास्ता सिर्फ मुझसे था, एक साधारण औरत का वास्ता सिर्फ अपने पुत्र से। पर जिस चीज़ का वास्ता हर इंसान से होता है वो तो साधारण नहीं हो सकती। पर उसकी मृत्यु पर कोई नहीं रोता, कोई नहीं, एक माँ के मरने जितना भी नहीं। संजय की दृष्टि मेज पर पड़े हुए अपने उन कागज़ों की ओर गई जो उसकी 6 महीने की तपस्या थे
और जिनके पास से आज अभी वो ऐसे उठा था जैसे बोधि वृक्ष के नीचे से उठा हो। ख्याल आया, आज कौन सा ज्ञान लेकर इस बोधि वृक्ष के नीचे से उठा हूँ। लगा सचमुच कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, किसी चीज़ की मौत का ज्ञान। और ज्ञान जैसा ही एक और एहसास हुआ, शायद जब से दुनिया बनी है तब से ही कुछ लोग लगातार अक्षरों का कत्ल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भी अक्षरों में डाल देते हैं, सदा डालते रहते हैं। लगा अभी कोई एक घड़ी पहले ख्याल आया था कि मेरे प्राण इन कागज़ों में हैं, ये साबुत रहेंगे तो मैं नहीं मर सकता। यह ख्याल सिर्फ इतना ही नहीं था, न इन कागज़ों तक सिमटा हुआ और न मैं सिर्फ संजय के एक नाम से जुड़ा हुआ। संजय की नज़र दुनिया की पहली किताब से लेकर वहाँ तक फैल गई जहाँ अंतिम कुछ नहीं था, और वो हंसकर कहने लगा, यार संजय, तुम्हारा कब क्या नाम था और कब क्या नाम होगा ये तो तुम भी नहीं जानते। पर इतने बड़े अज्ञान से एक ज्ञान का संतोष संजय के चेहरे पर छा गया कि आज उसने अपना वंश ढूंढ लिया है। वो मनुष्य के उस वंश से है जिसके लोग जब से दुनिया बनी है तब से अपने प्राण अक्षरों में डालते आ रहे हैं। और संजय ने झूम कर मेज पर पड़े हुए सारे कागज़ एक फाइल में इकट्ठे किए, फाइल को धागे से बांधा और डेवढ़ी से साइकिल निकालकर अपने उस प्रकाशक की ओर चल दिया जिसने उसका पहला उपन्यास छापा था। गर्मी का मौसम चला गया था, लेकिन बाहर सड़क पर आकर संजय को धूप का एहसास कुछ इस तरह हुआ जैसे जाते जाते गर्मी आज बाहर सड़क पर रुक गई हो। उसने साइकिल को धीमा कर लिया, पर माथे के पसीने को पोंछकर वो प्रकाशक के दफ्तर पहुंचा तो लगा कि कई सड़कें पार करके यहाँ पहुँचने तक बिल्कुल जाड़ा हो गया है। बहुत ठंडे कमरे ने अचानक संजय की आंखों में नींद भर दी। लगा वो शायद 6 महीने से सोया नहीं था और अब जी भर गहरी नींद में सोना चाहता है। संजय साहब, आपका पहला नॉवेल अच्छा तो था लेकिन बिका नहीं। कमरे में अचानक यह आवाज़ आई तो संजय का हाथ जिस फाइल थी अपने शरीर से सट गया। बैठिए बैठिए, कोई नया नॉवेल लिखा है? जी हाँ, बैठिए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब नॉवेल लिखने की? संजय हंसा पड़ा था। हंसती हुई सी आवाज़ में जवाब आया, लिखने की ना सही लेकिन छापने की तो बता ही सकता हूँ। उपन्यास की शेष कहानी अगले भाग 2 में।